भारत को जो आजादी सन 1947 में मिली थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के कामों के साथ साथ उनके शब्दों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने शब्दों से ब्रिटिश हुकूमत के जेल शासन में जी रही भारतीय जनता के अंदर आजादी की भावना जगाने का काम किया। साथ ही अपने शब्दों और लेखन से उन्होंने आजाद भारत को एक आधुनिक भारत बनने का रास्ता भी दिखाया। मोहनदास करमचंद गांधी की एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, रविंद्रनाथ टैगोर की नेशनलिज्म, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऐसी ही कुछ किताबें हैं जिससे हर एक भारतीय को जरूर रूबरू होना चाहिए। ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो एक भारतीय को ये समझने में मदद कर सकती हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आजाद भारत के लिए क्या ख्वाब देखे थे और उनके नजरिए से भारत की क्या समस्याएं थीं। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबों में से जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जवाहरलाल नेहरू ने यह किताब अहमदनगर की जेल में रहते हुए लिखना शुरू की थी। वहीं ये किताब इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू आपको भारत के इतिहास, भारत के विचार और भारत से जुड़े कई अनछुए पहलुओं के सफर पर लेकर जाते हैं। इस किताब के जरिए जवाहरलाल नेहरू ने बेहद मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए ये बताया था कि भारत जैसे देश के लिए आजाद होना कितना महत्वपूर्ण है और क्यों पूरी दुनिया के लिए एक आजाद भारत बहुत जरूरी था। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये किताब लिखी थी तो इसने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आजादी के आंदोलन को भारी संख्या में समर्थन हासिल करवाया था। नेहरू जी की इस किताब को पढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों ने भारत पर हुकूमत कर रहे ब्रिटिश राज की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। आज के समय में इस किताब को पढ़ना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और उनके विचार आजकल बेहद चर्चा में रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उनके किरदार और उनके विचारों को समझना भी बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू पर होने वाली गर्मा गर्म बहसबाजी में इतने लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं कि समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। जवाहरलाल नेहरू और उनके किरदार को समझने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपकी बहुत मदद कर सकती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जो आपको भारत के इतिहास के हर पहलू से रूबरू कराती है और अंग्रेजी हुकूमत से आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए संघर्ष की तस्वीर भी दिखाती है। आप चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से या तबके से जुड़े हुए हों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक ऐसी किताब है जिसे आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी इस किताब की अहमियत को समझते हुए कुकू एफएम आपके लिए लेकर आया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब की चर्चा। तो चलिए चलते हैं कुकू एफएम के साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया के सफर पर और सुनते हैं किताब का सारांश। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मैं हूं आरजे असर। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखने की शुरुआत अहमदाबाद के किले से की थी। वहीं 13 अप्रैल 1944 को नेहरू जी के जेल में लगभग 20 महीने पूरे हो चुके थे। हम भी नेहरू जी की किताब के सारांश की शुरुआत यहीं से करने जा रहे हैं। उनकी जेल में बंद हुए कितने दिन हो चुके थे, उस बात का अंदाजा नेहरू जी चांद को देखकर लगाया करते थे। इसी दौरान उन्हें भारत में भयंकर भूखमरी की खबर मिली। उस समय भारत के मालाबार, बीजापुर, रायपुर, उड़ीसा और देश के सबसे अमीर और उपजाऊ राज्य बंगाल में हर दिन हजारों आदमी, औरत और बच्चे खाने पीने की कमी की वजह से मौत का शिकार हो रहे थे। उस समय भारत की ब्रिटिश सरकार भूखमरी से जूझ रहे बंगाल और देश के दूसरे इलाकों में रह रहे लोगों की मदद करने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पूरी दुनिया उस समय दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी और युद्ध के मैदान में लाखों लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन युद्ध के मैदान में होने वाली मौतों के पीछे एक कारण और भी था। वहीं बंगाल और आसपास के इलाकों में मौत का शिकार हो रहे भारतीय केवल ब्रिटिश अधिकारियों की नाकामी और निकम्मेपन का नतीजा था। आखिरकार जब देश विदेश में ब्रिटेन की सरकार की आलोचना और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे तो उन्होंने कुछ कदम उठाने की सोची, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और करोड़ों भारतीय भूखमरी की वजह से मौत के मुंह में समा गए थे। कहा जाता है कि बंगाल और आसपास के इलाकों के लिए जो राशन इकट्ठा किया गया था वो ब्रिटेन ने युद्ध में लड़ने वाले अपने सैनिकों के लिए बचाकर रख लिया। इस वजह से बंगाल और आसपास के इलाकों में भूखमरी फैल गई। हालांकि भारत के इस मुश्किल दौर में अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ अमीर लोगों ने सहयोग किया। इसके साथ ही चीन के गवर्नर ने भी भारत के लिए मदद भेजी थी। गौरतलब है कि चीन खुद उस समय युद्ध से जूझ रहा था और उसके पास संसाधनों की काफी कमी थी। इसके बावजूद चीन के गवर्नर ने भारतीय लोगों के दुख को समझते हुए मदद भेजी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी लिखते हैं कि भारत इन मुश्किल हालातों को पैदा करने वाले और इन मुश्किल हालातों में उनकी मदद करने वाले लोगों को कभी नहीं भूल सकता है। नेहरू जी जब जेल में थे तो उस समय पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से जूझ रही थी। नेहरू जी दूसरे विश्व युद्ध को लोकतंत्र की जंग का नाम देते हैं। नेहरू जी याद करते हुए लिखते हैं कि कैसे जब फांसीवादी इटली और नाजी जर्मनी की शुरुआत हो रही थी तो इंग्लैंड के ताकतवर नेता उनकी दबी हुई जबान से सराहना किया करते थे। नेहरू जी बताते हैं कि मार्च 1936 में उन्हें इटली के फांसीवादी नेता बेनिटो मुसोलिनी ने इटली आने की दावत दी थी,
उन्होंने मुसोलिनी के स्नेह न्योते को ठुकरा दिया था। नेहरू जी कहते हैं कि उस दौर में इंग्लैंड के कई नेता मुसोलिनी के सरकार चलाने के तरीके और विचारों से बेहद प्रभावित थे। इसी तरह 2 साल बाद नेहरू जी के पास जर्मनी की नाजी सरकार ने भी उनके देश आने का न्योता भेजा। जर्मनी की नाजी सरकार ये बात जानती थी कि नेहरू जी उनके विचारों के खिलाफ हैं, मगर जर्मनी की सरकार नेहरू जी को जर्मनी के हालात दिखाना चाहती थी, क्योंकि उस समय जर्मनी तेजी से प्रगति कर रहा था। लेकिन एक बार फिर अपने विचारों पर टिके रहते हुए नेहरू जी ने नाजी जर्मनी का दौरा करने से इनकार कर दिया। ये दौरा करने की बजाय नेहरू जी ने उस समय चेकोस्लोवाकिया का दौरा करने का फैसला किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने चेकोस्लोवाकिया पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका फायदा उठाते हुए जल्द ही नाजी जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की कोशिश की। चेकोस्लोवाकिया संकट के दौरान नेहरू जी ने देखा कि फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकारी जिस तरीके से हिटलर और नाजी जर्मनी की चापलूसी कर रहे थे, उसके लिए शायद चापलूसी शब्द भी बहुत कमजोर पड़ जाए। लंदन, स्विट्जरलैंड, पेरिस और जिनेवा में बैठे अधिकारियों के मन में केवल हिटलर के लिए भय ही नहीं था, बल्कि वो मन ही मन उसकी तारीफ भी कर रहे थे। वही कुछ ही सालों में हालात पूरी तरीके से बदल गए और जो लोग हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे और जो लोग चीन में जापानी हमले का विरोध नहीं कर रहे थे, आज लोकतंत्र का झंडा ऊंचा करके खड़े हुए नाजीवाद, फांसीवाद का विरोध कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नेहरू जी थे, जिन्होंने फांसीवाद और नाजीवाद के खतरनाक चेहरे को पहले ही पहचान लिया था। जिस तरीके से दुनिया में कई लोग नाजीवाद और फांसीवाद का समर्थन कर रहे थे, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसे कई लोग थे जो नाजीवाद और फांसीवाद से प्रभावित थे। ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरकार में भी शामिल थे। नेहरू जी लिखते हैं कि युद्ध के हालात बदलने पर ये हिंदुस्तानी लोग भी नाजीवाद और फांसीवाद के विरोधी हो गए थे, मगर यदि युद्ध के हालात न बदलते तो पता नहीं ये लोग आगे चलकर क्या कर बैठते। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत से कई साल पहले ही उन्हें इस भयंकर युद्ध के होने का अंदाजा हो गया था। इसके लिए उन्होंने सोचना, विचारना और लिखना भी शुरू कर दिया था। नेहरू जी चाहते थे कि भारत इन महत्वपूर्ण जंग में एक अहम भूमिका अदा करे। वहीं इस महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करने के लिए ये बेहद जरूरी था कि भारत एक आजाद देश बने। यही सोच भारतीय कांग्रेस की भी थी। वो पिछले कुछ सालों से एक ऐसा संगठन बनकर उभरी थी जिसने नाजीवाद, फांसीवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उसके साथ ही साम्राज्यवाद का भी विरोध किया। इसी तरह भारतीय कांग्रेस ने रिपब्लिक ऑफ स्पेन, चेकोस्लोवाकिया संकट और चीन के लिए भी आवाज उठाई थी। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान कांग्रेस को अवैध घोषित किया जा चुका था। भारतीय कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जेल में भर दिया गया था और कांग्रेस के हर कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई थी। 4 सितंबर सन 1935 के दिन अचानक जवाहरलाल नेहरू जी को अल्मोड़ा के पहाड़ों में स्थित जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू को अचानक से इसलिए रिहा करने का फैसला किया गया था क्योंकि उनकी पत्नी कमला नेहरू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। कमला नेहरू उस समय जर्मनी के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी। तब नेहरू जी आनन फानन में ट्रेन और हवाई जहाज के जरिए जर्मनी में अपनी पत्नी कमला नेहरू के पास जा पहुंचे। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उनके जर्मनी पहुंचने के बाद कमला की सेहत में थोड़ा सुधार हुआ। इसके साथ ही डॉक्टरों ने भी नेहरू जी को ये भरोसा दिलाया कि वाकई कमला की सेहत में सुधार हो रहा है। जर्मनी में अपनी पत्नी के पास पहुंचने के बाद नेहरू जी कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो उनकी पत्नी के चेहरे पर एक बहादुरी भरी मुस्कान थी। हालांकि वो बेहद कमजोर हो चुकी थी और नेहरू जी कभी कभी उनके पास बैठकर उन्हें किताब पढ़कर भी सुनाया करते थे। नेहरू जी के यूरोप में आने की खबर सुनकर इंग्लैंड के कई दोस्त उन्हें लंदन आने का न्योता भेज रहे थे। अपनी पत्नी की हालत में सुधार होते हुए देखकर नेहरू जी ने कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया। कुछ दिनों के बाद नेहरू जी इंग्लैंड से वापस आ गए। सन 1935 की सर्दियों का मौसम आ चुका था और क्रिसमस का त्योहार नजदीक था। नेहरू जी को जर्मनी का नाजी माहौल बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, मगर नेहरू जी अपनी पत्नी कमला के साथ जर्मनी के जिस इलाके में रुके हुए थे, वहाँ पर नाजी सरकार का बहुत ज्यादा प्रभाव नजर नहीं आता था। कमला की तबीयत में थोड़ा और सुधार होने के बाद नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा के साथ अपनी पत्नी समेत स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में आगे का इलाज करवाने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड का ये शहर नेहरू जी के लिए थोड़ा ज्यादा जाना पहचाना था और इंदिरा के लिए एक स्कूल भी नजदीक ही मौजूद था। स्विट्जरलैंड आने के बाद नेहरू जी को खबर हुई कि भारत में उन्हें दोबारा से भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनने का फैसला किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के पद का कार्यभार संभालने के लिए उन्हें अप्रैल में भारत जाने की जरूरत थी। नेहरू जी ने अपनी पत्नी के डॉक्टर और खुद कमला से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल की। डॉक्टरों ने कहा कि नेहरू जी भारत जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत अब काफी स्थिर है। कमला जी ने भी नेहरू को भारत जाकर भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने के लिए कहा, मगर जल्द ही नेहरू जी को ये खबर हुई कि कमला को उनका भारत जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर नेहरू जी भारत जाने के लिए अपनी फ्लाइट की बुकिंग भी कर चुके थे। तभी कमला के डॉक्टरों ने नेहरू जी से उनकी भारत यात्रा को 10 से 12 दिन के लिए रोक देने के लिए कहा। अब नेहरू जी ने डॉक्टरों से ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। हालांकि कमला को देखकर नेहरू जी को ये अंदाजा हो गया था कि वो शारीरिक रूप से भले ही कमजोर न दिख रही हों, लेकिन मानसिक स्तर पर वो काफी कमजोर हो चुकी हैं। कमला जी को उस समय बहुत ज्यादा आघात पहुंचा जब उन्हें ये खबर हुई
कि उनके साथ अस्पताल में भर्ती एक लड़के की मौत हो गई है। वहीं नेहरू जी ने उस दौरान डॉक्टरों के कहने पर अपनी फ्लाइट की बुकिंग रद्द कर दी थी। नेहरू जी देख रहे थे कि कमला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हालांकि 28 फरवरी 1936 के दिन कमला जी ये दुनिया छोड़कर चली गई। कमला जी की मौत के समय उनके साथ नेहरू जी, उनकी बेटी इंदिरा और विश्वसनीय दोस्त एम अटल जी मौजूद थे। कमला जी का अंतिम संस्कार स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में कर दिया गया और नेहरू जी अपनी पत्नी की अस्थियों के साथ भारत लौट आए। कमला की मौत के बाद जेल में रहने वाले नेहरू जी के कई दोस्त उनको सांत्वना देने के लिए लुसाने आए। इसके अलावा यूरोप के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने भी उनके पास शोक संदेश भेजे। ऐसा ही एक शोक संदेश इटली के फासिस्ट राष्ट्रपति बेनिटो मुसोलिनी की ओर से भी आया। बेनिटो मुसोलिनी ने पहले भी जवाहरलाल नेहरू से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, मगर नेहरू जी का इरादा मुसोलिनी से मिलने का बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल नेहरू जी मुसोलिनी के फासिस्ट प्रोपेगेंडा से अच्छी तरह परिचित थे और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर अपनी भारत यात्रा के लिए नेहरू जी को इटली की राजधानी रोम से होकर गुजरना था और इसलिए वो मुसोलिनी को नाराज भी नहीं करना चाहते थे। मुसोलिनी और उनके बीच किसी भी तरह की गलतफहमी की संभावना को खत्म करने के लिए नेहरू जी ने खेद व्यक्त करते हुए मुसोलिनी को एक पत्र लिखा और उन्हें बताया कि वो कमला की मौत के बाद ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो किसी से मुलाकात कर सकें। ये पत्र लिखने के बाद नेहरू जी ने भारत लौटने की अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही नेहरू जी अपने कमरे में पहुंचे, उनके पास मुसोलिनी ने अपने एक अधिकारी को भेजा और शाम 6 बजे नेहरू जी के साथ एक बैठक का कार्यक्रम बना दिया। मगर नेहरू जी अपनी बात पर अड़े रहे और मुसोलिनी को दोबारा एक पत्र लिखकर मुलाकात न कर पाने के लिए खेद व्यक्त किया। नेहरू जी ने मुसोलिनी से कहा कि उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि वो उनके साथ मुलाकात करने के मौके का फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद नेहरू जी काहिरा, बगदाद होते हुए कराची के जरिए वापस इलाहाबाद पहुंचे और कमला की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दिया। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि अपनी जिंदगी के इन्हीं सालों के दौरान वो लगातार हिंदुस्तान को समझने की और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं नेहरू जी ने भारत को कैसे समझा और इस बारे में उन्होंने अपने विचार कैसे बनाए, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। जब नेहरू जी ने भारत को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने बचपन की ओर रुख किया और भारत को लेकर जो उनके विचार बचपन में आते थे उन्हें दोबारा से याद किया, तो नेहरू जी कहते हैं कि भारत के बारे में जो उनके विचार बचपन में थे वो उनके वक्त और अनुभव के साथ बदलते रहे थे। जैसे जैसे नेहरू जी की उम्र बढ़ती रही और वो भारत की आजादी के आंदोलन से गहराई से जुड़ने लगे, तो नेहरू जी को भारत को जानने के लिए और ज्यादा उत्सुकता होने लगी। नेहरू जी जानना चाहते थे कि जो भारत उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, जिस भारत ने उनके अंदर आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा किया है, वो असल में है क्या। केवल यही नहीं, बल्कि नेहरू जी ये भी जानते थे कि भारत अपने इतिहास में क्या रहा है, किन चीजों ने भारत को उसके इतिहास में मजबूती दी थी और अब भारत के कमजोर पड़ने की वजह क्या है। इस दौरान नेहरू जी ने अलग अलग तरीकों से भारत को जानने की कोशिश जारी रखी। एक तरफ वो पुराने भारत से सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने सामने मौजूद भारत को देखकर भी उसके बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश में लगे हुए थे। भारत के बारे में जानने के अपने इसी सफर को जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नाम दिया है। एक समय अलग अलग तरीकों की मदद से नेहरू जी ने भारत के बारे में जानने की कोशिश शुरू की। तब इसी सिलसिले में नेहरू जी ने भारत के इतिहास के पहले पन्ने यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जानकारी जुटाने की शुरुआत की। सिंधु घाटी सभ्यता को नेहरू जी ने भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर बताया है। कहते हैं कि सिंध के मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे, उनसे नेहरू जी बेहद प्रभावित हुए थे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू सन 1931 और 1936 में मोहनजोदड़ो के दौरे पर गए थे। यहाँ पर उन्होंने देखा कि इन ऐतिहासिक अवशेषों की सुरक्षा एवं संरक्षण में ब्रिटिश सरकार द्वारा हद से ज्यादा ढिलाई बरती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप जो अवशेष 5000 सालों से अधिक समय तक जमीन के भीतर सुरक्षित रहे, वो खुदाई के केवल कुछ सालों बाद ही दुर्दशा का शिकार हो रहे हैं। मोहनजोदड़ो में ब्रिटिश सरकार द्वारा संरक्षण और सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी से बातचीत करने के बाद नेहरू जी को पता चला कि सरकार की ओर से संरक्षण और सुरक्षा के लिए लगभग न के बराबर धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। शुरुआत में ब्रिटिश सरकार का कहना था कि दुनिया भर में मंदी आ जाने की वजह से उनके पास पैसों की कमी है और इसलिए वो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की सुरक्षा और संरक्षण पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। हालांकि इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत अपने राजकीय ऐशो आराम पर होने वाले खर्चे में कोई कमी नहीं कर रही थी। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का संरक्षण पूरे तरीके से रोक दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की छानबीन के बाद एक हैरानी वाली बात पता चली कि ये प्राचीन सभ्यता काफी हद तक धर्मनिरपेक्ष स्वभाव की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की मौजूदगी जरूर थी, मगर धर्म सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं था। खुदाई के दौरान ऐसे कई सारे सबूत मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ संपर्क में थे। यहाँ तक कि सुमेरियन सभ्यता के व्यापारिक शहर में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारियों की कॉलोनी मौजूद होने के भी सबूत मिले हैं।
इतिहासकारों को भी ये मालूम हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता बेहद प्रगतिशील और विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और पर्शिया की सभ्यताओं के साथ लगातार संपर्क में थी और उनके साथ व्यापार करती थी। वहीं कई मामलों में वो उनसे बेहतर भी थी। जहां सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोगों के पास बड़ी संख्या में धन दौलत मौजूद थी। सभ्यता के शहरों की गलियों में छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलती थी, जो कि हमें आधुनिक भारत के बाजारों की याद दिलाती हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पास नालियों का बेहतरीन सिस्टम मौजूद था, जिसकी लगातार सफाई की जाती थी। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता और आज के भारत के बीच अगर देखा जाए तो काफी बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। इस अंतराल के बीच आज के भारत और पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता को आपस में जोड़कर देखना बहुत मुश्किल नजर आता है, मगर इस सब के बावजूद एक निरंतरता का एहसास बना रहता है जो आज के भारत को 6000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ता है। नेहरू जी कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष उन्हें हैरान करते हैं, मगर साथ ही भारत की पुरानी परंपराओं, आदतों और पोशाक पहनने के तरीके की याद भी दिलाते हैं, जिसने लगभग पूरे पश्चिमी एशिया को प्रभावित किया था। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि भारत के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में दर्ज है, तो चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। इसमें हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग असल में कौन थे। क्योंकि अब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान चुके हैं, तो जाहिर है कि हमारे मन में ये सवाल उठेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग आखिर कौन थे। इसके बारे में हमें अभी पक्की जानकारियां तो नहीं हासिल हैं, लेकिन ये बेहद संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता को स्वदेशी लोगों ने ही बसाया हो और इसका संबंध दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति से हो। वहीं कई विद्वानों ने भी दक्षिण भारत की द्रविड़ जाति और सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों की जाति में समानता के कई लक्षण देखे हैं। हालांकि ये भी मुमकिन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले लोग कहीं बाहर से आए हों, लेकिन उनके आने की तारीख बहुत ज्यादा पुरानी रही होगी। इस प्रकार हर लिहाज से हम उन्हें भारत के स्वदेशी निवासी कह सकते हैं। अब इसके बाद हमारे मन में ये जानने के लिए उत्सुकता होती है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। वही सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत भारी बाढ़ जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से हो गया था। गौरतलब है कि सिंधु नदी अपने भयंकर बाढ़ के लिए भी जानी जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत धीरे धीरे मौसम के बदलाव की वजह से हुआ। वही सिंधु घाटी सभ्यता का आकार इतना बड़ा था कि एक झटके में सभ्यता का खत्म होना वाकई में बेहद मुश्किल नजर आता है। मगर जैसे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव घटने लगा, तो उसी हिसाब से सभ्यता में शहरों की संख्या बढ़ने लगी और कृषि का प्रभाव बढ़ने लगा। भारत के इतिहास के इस दौर में शहरी सभ्यता भी मौजूद थी और कृषि प्रधान सभ्यता भी। भारतीय इतिहास के इस दौर में कृषि के बढ़ते हुए प्रभाव को आर्यन जाति के लोगों से जोड़कर भी देखा जाता है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा से भारत आए थे। माना जाता है कि आर्यन जाति के लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने के लगभग 1000 वर्ष बाद भारत में पधारे थे। वहीं उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले आर्यन और दक्षिण भारत के द्रविड़ जाति के लोगों का जब आमना सामना हुआ, तो भारत के इतिहास में पहली बार दो संस्कृतियों का गठजोड़ देखने को मिला। दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरे की खूबियों और खामियों को अपनाया और एक दूसरे के जीने के तरीकों को स्वीकार किया। इसी गठजोड़ की तरह आने वाले समय में ईरानी, ग्रीक, पर्शियन, बैक्ट्रियन, सिंथियन, हुड, तुर्क, क्रिश्चियन और यहूदियों जैसी अलग अलग संस्कृतियों के लोग भारत में आए। देश में आए लोगों ने तब भारत की संस्कृति पर अपना प्रभाव छोड़ा और उसमें सम्मिलित हो गए। इसके साथ ही आर्यन और द्रविड़ संस्कृतियों के उस गठजोड़ ने एक ऐसी जमीन तैयार कर दी जिसने भारत को अलग अलग संस्कृतियों को सहेजने वाला और अपने में समेटने वाला देश बना दिया। वहीं बाहर से आने वाले लोगों ने भारत पर अपना प्रभाव तो छोड़ा ही, इसके साथ ही उन पर भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसके बाद ही भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रभाव में बाहर से आने वाले लोगों में भी हिंदू धर्म के तत्व शामिल हो गए। नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब में आगे हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। जब चीन के मशहूर तीर्थयात्री आई चिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, तब वो अपनी किताब में लिखते हैं कि मध्य एशिया के लोग भारत के निवासियों को हिंदू नाम से पुकारते हैं। हालांकि ये नाम बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। भारत के लिए आर्य देश नाम कहीं ज्यादा उपयुक्त रहेगा। गौरतलब है कि भारत में धर्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पुराना शब्द आर्य धर्म था। आर्य धर्म केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि उसका महत्व एक धर्म से भी ज्यादा बढ़कर था। धर्म शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, उसका मूल अर्थ होता है एक साथ जोड़कर रखना। धर्म एक नैतिक अवधारणा होती है जिसमें नैतिक संहिता और मनुष्य के कर्तव्यों की पूरी श्रृंखला शामिल होती है। आर्य धर्म में भारत में पाए जाने वाले सभी धर्म शामिल थे, फिर चाहे वो वेद से जुड़े हों या ना हों। वहीं इस शब्द का इस्तेमाल बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा भी किया गया। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने मुक्ति के अपने रास्ते को आर्य पथ का नाम दिया था। वैदिक धर्म शब्द का इस्तेमाल भी उस द्वार के उन सभी धर्मों के बारे में बताने के लिए किया जाता था जो कि वेदों की शिक्षाओं पर चलते थे। इस प्रकार जो धर्म वेदों की शिक्षाओं पर यकीन करते थे, उन्हें वैदिक धर्म कहा जा सकता है। वहीं सनातन धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना धर्म, और इस शब्द का इस्तेमाल भी भारत के सभी पुराने धर्मों के लिए किया जा सकता है। इनमें बौद्ध और जैन धर्म भी शामिल हैं। अपनी किताब में आगे नेहरू जी लिखते हैं
कि अब हिंदू धर्म के कुछ एक परंपरावादी लोगों ने सनातन शब्द पर केवल अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है और वो खुद को सनातन धर्म का उपासक मानते हैं। निश्चित तौर पर बौद्ध और जैन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से नहीं बुलाया जा सकता और उन्हें वैदिक धर्म का भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद ये दोनों धर्म भारत में ही जन्मे हैं और भारतीय संस्कृति और नीति का एक अभिन्न अंग है। इसलिए भारतीय संस्कृति को अपनी संस्कृति कहना गलत है। हिंदू धर्म एक आस्था के तौर पर निराकार है। इसके अनेक पक्ष हैं और हर इंसान के लिए इसकी एक अलग परिभाषा हो सकती है। इसलिए हिंदू धर्म को किसी एक परिभाषा के तहत परिभाषित करने का काम बेहद मुश्किल है, लेकिन अंत में शायद ये जरूर कहा जा सकता है कि अपने धर्म की मूल भावना जियो और जीने दो वाली है। इसलिए कहा जा सकता है कि अपने इतिहास को लेकर आज तक हिंदू धर्म में अलग अलग आस्थाओं और धर्मों से अलग अलग चीजें सीखी हैं और अपने में सम्मिलित की हैं। हालांकि महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को एक परिभाषा देने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हिंदू धर्म को एक परिभाषा देने के लिए कहा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अहिंसक तरीके से सत्य की खोज करना ही हिंदू धर्म है। एक इंसान नास्तिक होकर भी खुद को हिंदू कह सकता है। हिंदू धर्म सच्चाई का धर्म है और सच्चाई ही भगवान है। हम एक बार भगवान के लिए इनकार कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई के लिए इनकार करना हमें नहीं आता है। चलिए अब चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के पुराने साहित्य और पौराणिक कथाओं के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वेदों को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना दस्तावेज माना जाता था। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों के बीच वेदों की तिथि को लेकर काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। एक ओर जहां भारतीय विद्वान इसे कहीं ज्यादा पुराना बताते हैं, तो यूरोपीय विद्वान उनसे सहमत नजर नहीं आते हैं। हालांकि आमतौर पर ऋग्वेद के रचनाकार को 1500 बीसी के आसपास माना जाता है। फिलहाल वेदों का रचनाकाल जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो तय है कि यह साहित्य दुनिया के अन्य साहित्य के मुकाबले कहीं ज्यादा पुराना है। वहीं वेद दुनिया में इंसान के दिमाग द्वारा रचित सबसे पुराने साहित्य में से एक है। जर्मनी के मैक्स मूलर ने तो वेदों को आर्यों द्वारा बोले गए पहले शब्द की उपाधि भी दी है। ऐसा कहते हैं कि वेदों की रचना आर्यों द्वारा उस समय की गई थी जब वो लोग उत्तर पश्चिम की ओर से भारत की उपजाऊ जमीन पर आए थे। भारत में रचे गए वेद उसी विचार का नतीजा थे, जिसकी बदौलत ईरान में अवेस्टा की रचना हुई। यहाँ तक कि वेदों और अवस्था की भाषा में बहुत ज्यादा समानता भी देखने को मिलती है। इसके बाद नेहरू जी अपने ऊपर पौराणिक कथाओं के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि अगर कोई इंसान पौराणिक कथाओं को तथ्य के नजरिए से देखेगा तो उसे ये कथाएं सच्चाई से बहुत दूर और बेवजह की मालूम पड़ती होंगी, मगर जैसे ही आप इसमें विश्वास करने लगते हैं तो इन्हें एक नया मतलब मिल जाता है। पुरानी कथाओं में विश्वास करने वालों को इसमें एक रोशनी, एक उम्मीद और एक अजब सी खूबसूरती नजर आती है। इसकी मदद से उन्हें अपनी जिंदगी के बहुत सारे अहम पार्ट सीखने को मिलते हैं। भारत में आर्यों के आने के बाद कुछ नई समस्याओं का भी जन्म हुआ। इनमें से कुछ समस्याएं राजनीतिक थीं, तो कुछ समस्याएं जाति से जुड़ी हुई थीं। कहते हैं कि द्रविड़ जाति के पास सभ्यता का पुराना इतिहास तो था, लेकिन भारत में नए नए कदम रखने वाले आर्यों को यह विश्वास था कि सांस्कृतिक और सभ्यता के रूप में वो द्रविड़ जाति से कहीं ज्यादा आगे हैं। इन दो जातियों के अलावा उस समय भारत में अलग अलग कबीले, बंजारे और जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। इन अलग अलग जातियों के मिलने से और आपस में टकराव होने से जाति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसने आने वाली शताब्दियों में भारतीय जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। यह भी मुमकिन है कि जाति व्यवस्था को आर्य और द्रविड़ जाति में से किसी ने खुद जन्म न दिया हो। हो सकता है कि जाति व्यवस्था उस समय के समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए विकसित की गई हो। अगर इतिहास की ओर मुड़कर देखा जाए तो उस दौर में इतिहास की सभी पुरानी सभ्यताओं में समाज व्यवस्था के तहत समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। अगर चीनी सभ्यता को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया की सभी पुरानी सभ्यताओं में हमारी जाति व्यवस्था से मिलती जुलती वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। भारत में जाति व्यवस्था की शुरुआत आर्य और गैर आर्य वर्गों के साथ हुई थी। इस व्यवस्था की शुरुआत आर्य लोगों ने भारत में खुद को दूसरे लोगों से अलग रखने के लिए की थी। आर्य शब्द जिस मूल शब्द से निकलता है उसका अर्थ है जुताई करना। लगभग सभी आर्य जाति के लोग कृषि से जुड़े हुए थे और उस समय कृषि को एक उच्च कोटि का कार्य समझा जाता था। वहीं कृषि करने वाला एक आर्य पंडित का काम भी कर सकता था, सैनिक का काम भी कर सकता था और व्यापार भी कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ समाज में नए वर्णों का गठन शुरू हो गया और काम के अनुसार आर्य समाज में और भी जातियों का उदय हुआ। आर्य समाज में अब व्यापार करने के लिए वैश्य जाति, युद्ध और राजकाज का काम संभालने के लिए क्षत्रिय और धार्मिक अनुष्ठानों का कामकाज संभालने के लिए ब्राह्मण वर्ग का गठन हो गया। इसके बाद समाज के सबसे निचले तबके के तौर पर शूद्र वर्ण का जन्म हुआ, जिसमें श्रमिक और अकुशल श्रमिक शामिल थे। धीरे धीरे करके भारतीय समाज में मौजूद आर्य समाज के लोगों को भी शूद्र जाति के तहत आर्यों ने सम्मिलित कर लिया। माना जाता है कि शुरुआत में जातियों का यह विभाजन बहुत ज्यादा कठोर नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी नए इलाके को अपने कब्जे में कर लेता था तो वो खुद को क्षत्रिय जाति में सम्मिलित करवा सकता था और अपने लिए ब्राह्मण वर्ग की मदद से एक उपयुक्त वंशावली बनवाकर खुद को आर्य कहानियों के किसी नायक से जोड़ सकता था। मगर धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था बेहद कठोर हो गई और एक जाति से दूसरी जाति में शामिल होना लगभग नामुमकिन हो गया।
आर्य द्वारा केवल भारतीय समाज को ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति की जिंदगी को भी 4 हिस्सों में विभाजित करने का काम किया गया। पहले भाग में प्रगति, ज्ञान प्राप्त करना, किशोरावस्था, अनुशासन, आत्मानुशासन और निरंतरता को शामिल किया गया। वहीं दूसरा भाग गृह स्वामी और जगत के मनुष्य का था। तीसरा भाग राजनेता का था, जिसने सुनिश्चित शिक्षा और निष्पक्षता हासिल कर ली हो और अब वो बिना अपने स्वार्थ के लिए सोचे समाज की सेवा में तत्पर रहने के लायक हो गया हो। इस सब के बाद चौथा और अंतिम चरण वैरागी का था, जो दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ जीवन जीता था। पुरानी भारतीय सभ्यता या इंडो आर्यन संस्कृति का केंद्रीय विचार धर्म का था, जो धर्म या आस्था से कहीं ज्यादा था। ये दायित्वों की एक अवधारणा थी, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन की। ये धर्म स्वयं रीति का हिस्सा था, जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक कानून था और इसमें सब कुछ था। यदि ऐसा कोई कानून था तो मनुष्य को उसके हिसाब से खुद को ढालना था और उसे इस तरह के कार्य करना चाहिए कि वो उस नियम का पालन करता रहे। यदि मनुष्य ने अपना कर्तव्य किया और अपने कार्यों में नैतिक रूप से सही था तो सही नतीजे जरूर हासिल होंगे। हालांकि उस दौर में लोगों को व्यक्तिगत अधिकारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जो कि आज के समय के पूरी तरह से विपरीत है, क्योंकि आज व्यक्ति समूह और राष्ट्र के अधिकारों को काफी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि शुरुआत से ही भारत के इतिहास में सभ्यता और संस्कृति भरपूर रूप से शामिल रही है। आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव और मुसीबतों से जूझने के बावजूद ये संस्कृति खुद को बचाने में सफल रहती है। तो शायद इसके पीछे इस संस्कृति और सभ्यता की कोई खासियत जरूर है। किस तरीके से भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपने अस्तित्व को बचाए रखती है और खुद को वक्त के साथ बदलती रहती है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। वेदों के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास को एक नया रूप देते हुए उपनिषद की रचना हुई। माना जाता है कि उपनिषद की रचना 800 BC के करीब हुई थी। वहीं उपनिषद को इंडो आर्यन विचारों के विकास का एक अहम दस्तावेज माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद भारतीय संस्कृति और साहित्य के नजरिए से भी एक बहुत बड़ी प्रगति थी। आर्यों को भारत में स्थापित हुए एक अच्छा खासा समय बीत चुका था और एक समृद्ध और स्थिर सभ्यता भी विकसित हो चुकी थी। इस आर्य सभ्यता में पुराने और नए विचारों का मिश्रण देखने को मिल रहा था, जिसमें आर्य विचार हावी तो थे, लेकिन पूजा पाठ करने का तरीका अभी भी पुराना था। समाज में वेदों की इज्जत तो की जाती थी, लेकिन साथ ही वेदों को लेकर जनता के बीच एक कोमल विडंबना की भावना भी देखी जा रही थी। उपनिषद की रचना करते समय पुरानी परंपराओं और ज्ञान को पीछे नहीं छोड़ा गया, बल्कि उसका इस्तेमाल करके एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार की गई थी। वहीं उपनिषद में मानसिक रोमांच और सच्चाई का पता लगाने के लिए और जुनून के लिए जगह छोड़ी गई है। हालांकि सच्चाई की इस खोज में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद उपनिषद के तरीकों में विज्ञान का एक तत्व देखने को मिलता है। उपनिषद में कोशिश की गई है कि सच्चाई की खोज में दकियानूसी ख्याल दखल अंदाजी न करें। वहीं उपनिषद में खुद को जानने और खुद को पहचानने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके साथ ही आत्मज्ञान और पूर्ण आत्मज्ञान को एक ही चीज बताया गया है और इसे हासिल करने पर भी जोर दिया गया है। बाहर की दुनिया को असत्य नहीं बताया गया है, बल्कि बाहरी दुनिया को अपने आंतरिक स्वयं का हिस्सा बताया गया है। प्रारंभिक भारतीय विचारों ने ईरान के माध्यम से ग्रीस में प्रवेश किया और वहां के कुछ विचारकों और दार्शनिकों को प्रभावित भी किया। वहीं बहुत बाद में प्लोटिनस ईरानी और भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के लिए पूर्व में आया और विशेष रूप से उपनिषदों में रहस्यवादी तत्वों से प्रभावित हो गया। कहा जाता है कि प्लोटिनस से होते हुए इन विचारों में से कई सेंट ऑगस्टीन के पास गए और उनके माध्यम से उपनिषद के विचारों ने उस दौर के ईसाई धर्म को प्रभावित किया। उपनिषद में लगातार शरीर की तंदुरुस्ती और मन की स्पष्टता पर जोर दिया गया है और दोनों ही चीजों में अनुशासन का होना बहुत जरूरी बताया गया है। ज्ञान की प्राप्ति या किसी उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़ा, आत्म बलिदान की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए तपस्या करना बेहद जरूरी होता है। ये विचार भारतीय संस्कृति के बौद्धिक वर्ग के साथ ही अनपढ़ वर्गों में भी हमेशा से लोकप्रिय रहा है। ये आज भी वैसे ही मौजूद है जैसे ये हजारों साल पहले मौजूद था और गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाले जन आंदोलनों के मनोविज्ञान को समझने के लिए उसकी जानकारी हासिल करना आवश्यक है। नेहरू जी लिखते हैं कि मेरे लिए अधिकांश अन्य लोगों की तरह उपनिषदों की अवधि की कल्पना करना और उन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करना मुश्किल है जो इनकी रचना में शामिल थी। हालांकि वो कल्पना करते हैं कि अपने विचार रखने वाली और पढ़ी लिखी छोटी सी जनसंख्या और बहुसंख्यक बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच एक विशाल मानसिक और सांस्कृतिक अंतर के बावजूद एक बंधन था। जिस वर्णों में बैठे हुए समाज में वो रहते थे उसके मानसिक रूप से भी अलग अलग वर्ग थे और इन्हें स्वीकार किया गया था। ऐसा करने से समाज के अलग अलग हिस्सों में आपसी लड़ाई को किसी तरीके से रोका जा सका था। यहाँ तक कि उपनिषदों के नए विचार को लोकप्रिय विचारों के हिसाब से प्रचारित किया गया ताकि वो पहले से चले आ रहे पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों के साथ सटीक बैठे, जिसकी वजह से उपनिषदों का वास्तविक अर्थ कहीं खोकर रह गया। इस तरीके से उपनिषद वर्गीकृत सामाजिक संरचना को छू नहीं सके बल्कि उन्हें और संरक्षित करने का काम करने लगे। इस प्रकार उपनिषदों की विचारधारा बहुत सीमित रूप से ही जनता के बीच पहुंच सकी और रचनात्मक अल्पसंख्यक और अनपढ़ बहुसंख्यक जनता के बीच बौद्धिक अलगाव अधिक स्पष्ट हो गया।
समय के साथ इसने नए आंदोलनों को जन्म दिया। वहीं भौतिकवादी दर्शन, अज्ञेयवाद, नास्तिकता की एक नई शक्तिशाली लहर भी देखने को मिली थी। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म और प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत भी विकसित हुए। इस तरीके से ये दौर विचार और क्रिया के क्षेत्र में, साहित्य और नाटक में, मूर्तिकला और वास्तुकला में और भारत की सीमाओं से दूर सांस्कृतिक, मिशनरी और औपनिवेशिक उद्यमों में रचनात्मक प्रयासों के विस्फोट के साथ सफल होता है। बीच में आंतरिक कारणों और बाहर से घुसपैठ दोनों के कारण कुछ समय के लिए संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहती है और रचनात्मक ऊर्जा के एक नए दौर की शुरुआत होती है। विभिन्न दिशाओं में इस तरह की गतिविधि का अंतिम महान काल शास्त्रीय युग था, जो ईसा के बाद चौथी शताब्दी में शुरू हुआ था। लगभग 1000 एडी या उससे पहले भारत में आंतरिक क्षय के संकेत बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि पुरानी कलात्मकता ने काम करना और साथ ही अच्छा काम करना जारी रखा। इसी दौरान एक अलग पृष्ठभूमि से नए लोगों ने भारत में आना शुरू कर दिया, जिससे थकान से जूझ रही भारत की आत्मा और उसके मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत के महाकाव्यों